आज हम लोग 2023 का देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, और ये लास्ट ही है। इसके बाद हम लोग एंशिएंट मिडाइवल स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले आते हैं ईयर 2023 में। इसमें सबसे कम क्वेश्चन थे मॉडर्न हिस्ट्री के, सिर्फ 4 क्वेश्चन थे और वो भी बहुत ईजी थे। तो पहला वाला जो हिस्ट्री से क्वेश्चन है ये तो आपके एंशिएंट हिस्ट्री का है, बुद्धिज़्म से है, तो इसको हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी बुद्धिज़्म का क्वेश्चन है, बुद्धिस्ट स्तूपा पे। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी एंशिएंट इंडिया का है, एंशिएंट साउथ इंडिया का क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये भी संगम लिटरेचर का एंशिएंट इंडिया का क्वेश्चन है, ये भी एंशिएंट इंडिया का क्वेश्चन है। ये भी बुद्धिज़्म जैनिज़्म पे भी, मतलब चेक कर लो बुद्धिज़्म जैनिज़्म पे ये एक क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये वाला, और ये तीसरा क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन सिर्फ बुद्धिज़्म जैनिज़्म पे। एक और क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे तो ये विजयनगर पे, इसके बाद वाला विजयनगर एम्पायर पे, विजयनगर एम्पायर पे, मतलब ये फेवरेट थीम है यूपीएससी के। ये भी मिडाइवल का क्वेश्चन है, मिडाइवल गुजरात का। और हाँ, हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50 मॉडर्न हिस्ट्री का। ये पूछ रहा है बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल मेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये पूछ रहा है ऐसा कौन सा एक्ट था जिससे पहली बार हमने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया। हुआ ये था, स्टोरी ऐसी थी, 3 मेन फैक्ट्री थे, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। अब ये तीनों जगह पे ना एक उन्होंने मेन, आप कह सकते हैं फैक्ट्री ओनर था जो यहाँ के मेन थे। तो पहली बार जब इन्होंने नया एक्ट बनाया था ना 1773 में, तो इन्होंने क्या किया, ये फैक्ट्री ओनर को कह दिया कि आज से तुम हो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कहाँ वाले को कहा? कलकत्ता वाले को कहा कि तुम हो आज से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और तुम इन दोनों पे भी रूल करोगे। इस एक्ट के थ्रू कहा गया था। बट ये प्रोविजन आया था आपका 1773 में। इसने कहा कि बंगाल अब सबसे ज़्यादा पावरफुल तुम हो, बंगाल बोल दो या कलकत्ता बोल दो। इसने कहा बंगाल को कि अब सबसे ज़्यादा पावरफुल तुम हो और तुम मुंबई पे भी रूल करोगे और मद्रास पे भी रूल करोगे। तो अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था। बट जब नए एक्ट्स आने लग गए, एक आया था 1793 में, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। एक आया था 1813 में, इसमें भी कुछ चेंज नहीं हुआ था। बट 1833 जाते जाते 60 साल हो गए थे। फाइनली ये रियलाइज़ हुआ था कि जब ये मुंबई और मद्रास पे रूल कर ही रहा है तो क्यों ना इसको बंगाल की जगह गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाए। तो पहली बार ये चीज़ हुई थी चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में। 60 साल बाद ब्रिटिशर्स ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और ज़्यादा टाइम के बाद नहीं, जो 1858 का एक्ट आया था उसी में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आपका बन चुका था वॉइस रॉय। इसी टर्म को आपने वॉइस रॉय कह दिया था कि वॉइस रॉय ऑफ इंडिया जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब मान लीजिए आप पेपर में कोई स्टूडेंट है जिसको याद नहीं आ रहा था, वो ये भी चेक कर सकता है रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकता है क्योंकि इसी एक्ट से हमने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया था। नेक्स्ट वाला जो एक्ट था पिट्स इंडिया एक्ट, ये आया था 1784 में। इतने जल्दी, मतलब 10 साल में तो किसी को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं बनाने वाले। नेक्स्ट आया था चार्टर एक्ट ऑफ 1793 और ये भी तुरंत था। बट आप सोचिए इसके बाद इन्होंने ऑप्शन डालना चाहिए था तो 1813 डालना था, बट नहीं डाला, 1833 डाला इन्होंने। क्यों? क्योंकि आंसर यही था। जिसको पेपर में नहीं याद आ रहा है वो वैसे भी चेक कर सकता था कि ब्रिटिशर्स इतने जल्दी कोई भी काम नहीं करते थे, तो टाइम लगा होगा। कितना टाइम? मिनिमम 60 साल तो लगे गया ब्रिटिश को ये काम करने में। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। आंसर आपका हो जाएगा डी। ये सोर्स स्पेक्ट्रम से उठाया गया था। अगेन ईजीएस्ट क्वेश्चन था, मतलब 2023 का जो मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन था वो यही था क्योंकि हर बच्चे को ये पता होता है। बट इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या क्या एक्ट्स के मेन चीज़ें थे। जैसे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 था, ये पहला ऐसा एक्ट था या आप कह सकते हो ओनली एक्ट था जो सेंट्रलाइजेशन की बात कर रहा था। सेंट्रलाइजेशन मतलब ब्रिटिश के हाथ में सारी पावर देने की बात ये एक्ट कर रहा था। इसी के तहत आप देखोगे कि हमने वो भी पढ़ा था उस दिन कि पूरी मोनोपोली, कंपनी की मोनोपोली पूरी तरीके से खत्म कर दी थी। मतलब अब इंडिया में सिर्फ ब्रिटिशर्स ही ट्रेड नहीं करेंगे, फ्रेंच भी कर सकता है, पोर्तुगीज भी कर सकता है, कोई भी यूरोपियन कंपनी आके यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकती है। प्लस ना सिर्फ ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश की भी कोई भी कंपनी ट्रेड कर सकती है। तो ये हमने खत्म कर दिया था। सेकंड पढ़ लीजिए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज मेड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड उसके हाथ में सारी सिविल और मिलिट्री पावर्स थी। मतलब अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहाँ से बैठा रहेगा? गवर्नर जो है बंगाल में। बंगाल सुप्रीम हेड था और यहीं से वो कोई भी किसी पे अटैक करना था उसके डिसीजन ले सकते थे। किसी पे कोई लैंड का केस चल रहा था उसका डिसीजन भी वहीं से लिया जाता। सभी सिविल और मिलिट्री केसेस वहीं से डिसाइड होने वाले थे। अब दिस एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हुआ था कि उन्होंने पूरे इंडियन टेरिटरी पे ये कहा कि ये टेरिटरी किसकी है? ब्रिटिश की।
मतलब फाइनली 1833 का एक्ट था जिसमें ब्रिटिशर्स ये मानने लगे कि आज के बाद पूरा इंडिया हमारा है, उन्होंने इस एक्ट के तहत कह दिया था। और पहले आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? विलियम बेंटिक। ये बहुत बार यूपीएससी ने पूछा है, तो ये अगेन फेवरेट डेटा हो जाता है। अब ये चेक कर लीजिए, यहाँ लिखा है इस एक्ट ने बॉम्बे और मद्रास के लेजिस्लेटिव पावर, मतलब लॉ मेकिंग पावर को खत्म कर दिया। इट डिप्राइव द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर्स एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन एज एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर फॉर एंटायर ब्रिटिश इंडिया। मतलब सिर्फ बंगाल से पूरे इंडिया का लॉ बनेगा, इस एक्ट ने कहा था। इसलिए आपने यहाँ वर्ड लिखा है कि सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है? आज जैसे दिल्ली में, न्यू दिल्ली में जो हमारी गवर्नमेंट बैठी है वो पूरे इंडिया पे लॉ बना सकती है, इसी को कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। और ये वाले एक्ट से स्टार्ट हुआ था ये चीज़। पहले ऐसा था, मुंबई अपना एक्ट खुद बनाता था, लॉज, मद्रास अपना लॉज खुद बनाता था और बंगाल अपना खुद बनाता था। बट जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया था तो इन दोनों को इसके नीचे रखा गया था, पावर नहीं दी थी। बट इस एक्ट के तहत ये भी कह दिया गया कि अब से बॉम्बे पे या मद्रास पे भी जो लॉ बनाने हैं वो लोग खुद नहीं बनाएंगे, बंगाल बनाएगा, ऐसा। तो ये सेंट्रलाइजेशन की तरफ पहला स्टेप था, इसलिए ये एक्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगेन ये जो पहला वाला एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इसमें क्या क्या मेन चीज़ें हुई थी? पहली बार मतलब ऐसा कहा गया था कि कंपनी के पास कुछ पॉलिटिकल और एडमिन फंक्शन भी है। अब से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सिर्फ ट्रेडिंग नहीं करेगी, सिर्फ व्यापार नहीं करेगी, वो रूल भी करने आई है। और उनके कुछ अलग फंक्शन भी होंगे, जैसे टैक्स कलेक्ट करना, जैसे लोगों पे लॉ बनाना। ये पहली बार इस एक्ट में रिकॉग्नाइज कर लिया था। यहाँ पे देख लो, गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बना दिया गया था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर ऑफ बंगाल यही जिसको मैं कह रहा था फैक्ट्री ओनर्स। पहली गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। अलग से हमने क्या किया था? 4 मेंबर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया था जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की हेल्प करेंगे। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया गया था इस एक्ट में। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 12-13 का, उस टाइम पे पूछा गया था। प्राइवेट ट्रेड मना था, किसको? सर्वेंट्स को। मतलब कंपनी प्राइवेट ट्रेड कर सकती है। प्राइवेट ट्रेड मतलब एक तो मैं, आप यहाँ के राजा है, आपके साथ ट्रेड करूंगा, और मान लीजिए मेरा कोई एम्प्लॉय है इस कंपनी का, वो आपसे डायरेक्ट ट्रेडिंग भी कर सकता है। इसको कहते हैं प्राइवेट ट्रेड। जहाँ कंपनी नहीं कर रही है, कंपनी का कोई एम्प्लॉय आपके साथ व्यापार कर रहा है, इसको कहते हैं प्राइवेट ट्रेड। तो इसको बैन था। अगर आपको प्राइवेट ट्रेडिंग करना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा, कुछ रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी। और लास्ट में है गवर्नर जनरल इन काउंसिल नीडेड टू बी अपॉइंटेड फॉर मद्रास एंड बॉम्बे, बट उनको किसके हिसाब से एक्ट करना था? गवर्नर जनरल ऑफ कलकत्ता के हिसाब से। मतलब ये पहला एक्ट था जहाँ पे बंगाल को बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई, और धीरे धीरे 1773 का ईयर है, 1833 तक जाते जाते हमने बहुत सारी पावर दे दी थी। तो यहाँ से पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है 1784। इसमें कुछ उतना खास हुआ नहीं है, बहुत छोटा सा एक्ट है। इसमें एक ही चीज़ की थी, हमने एक नई बॉडी बनाई थी जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये हमने बनाया था ब्रिटिश इंडिया में, जो कुछ फंक्शन कंट्रोल करती। एक इंडिया में जो बैठती थी उसका नाम था COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अब 1773 एक्ट में हमने एक COD बनाया था, बट 1784 में हमने फाइनली जाके क्या कहा? एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा जो COD को भी कंट्रोल करेगा। तो यही लिखा है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वाज सेट अप टू मैनेज पॉलिटिकल अफेयर एंड कॉमर्शियल अफेयर रिस्पेक्टिवली। मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा? रूल करेगा, पॉलिटिकल चीजें बनाएगा, लॉ बनाएगा, एक्ट बनाएगा। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा? ट्रेडिंग के रूल्स बनाएगा, कॉमर्शियल रूल बनाएगा। बस यही डिफरेंस इस एक्ट में लाया गया था। फिर आपका 1813 वाला है। 1813 वाले में उसी दिन हमने पढ़ा था, इसमें 2 चीज़ें हुई थी। एक तो चाइना के साथ ट्रेड करना और टी के साथ ट्रेड करना अलाउड था, बाकी सारी चीज़ें बंद हो गई थी। और पहली बार पढ़ाई के लिए 1 लाख रुपीज़ दिया था ब्रिटिशर्स ने। यही 2 चीज़ें हुई थी इसमें मेन है। 1833 तो हमने देख लिया। तो और लास्ट में 1853। जितने भी चार्टर एक्ट है मैंने सारे डाल दिए, एक बार आप रिवाइज कर सकते हैं इसको। इसमें पहली बार ऐसा हुआ था कि हमने कहा था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होना चाहिए। पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल था। एग्जीक्यूटिव काउंसिल मान लीजिए जैसे कि आपके प्रेसिडेंट वगैरह होंगे, एक पार्लियामेंट की बॉडी होगी, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को आप कह सकते हो एग्जीक्यूटिव बॉडी। बट लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या हो जाएगा? जो लॉ बनाता है, मतलब एक पार्लियामेंट टाइप की बॉडी। तो पहली बार हमने रिकॉग्नाइज किया था कि एक लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होना चाहिए जिसमें 6 मेंबर होने चाहिए। और 4 जो मेंबर थे, 6 वो कहाँ से आनी चाहिए? मद्रास से, बॉम्बे से, बंगाल और आगरा। टोटल 6 लोगों की एक बॉडी बननी चाहिए जो लॉ के लिए स्पेशल रहेगी, जो सिर्फ लॉ बनाने पे ध्यान देगी। 6 मेंबर चाहिए थे जिसमें से 4 फिक्स हो गए थे, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, और एक नया प्रेसिडेंसी बन गया था आगरा का। तो पहले मैंने आपको बताया था 3 ही थे, मद्रास था, बॉम्बे था और बंगाल था, कलकत्ता। बट आगरा नया आ गया था, तो 4 मेंबर इसमें से, मतलब हर एक में से एक एक चाहिए था। एक यहाँ से, एक टोटल 4 हो जाएंगे 6 में से। बाकी 2 आप कहीं से भी ले सकते। और पहली बार यूपीएससी का एग्जाम इंडियंस के लिए अलाउ कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। यही वो एक्ट है जिसमें पहली बार इंडियंस को अलाउ किया गया था। और 1864 में पहली बार आपके इंडियन बने थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। ये भी यूपीएससी ने पूछा है। ये फर्स्ट इंडियंस थे,
ये फर्स्ट इंडियन थे जो सिविल सर्विस के लिए सिलेक्ट हुए थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर 1864 में, इस एक्ट के 11 साल बाद। उस टाइम ऐसा होता था आपको आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ता था सिविल सर्विस का एग्जाम देने, फिर धीरे धीरे इंडिया में भी एग्जाम होने लग गया, ब्रिटिशर्स चले गए और इसी प्रेस्टिजियस एग्जाम को आज के डेट में आप यूपीएससी कहते हो। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन अगेन मैं टफ कैटेगरी में डालूंगा। टफ कैटेगरी में इसलिए क्योंकि इसमें जिनके नाम मेंशन किए हैं ये नाम कभी कोई नहीं सुनता है, तो ये अगेन मैं टफ कैटेगरी वाला क्वेश्चन डालूंगा। ये पूछ रहा है इंडियन हिस्ट्री के कुछ लोग थे जिनका नाम है अलेक्जेंडर री, नेक्स्ट का नाम है A.H. लॉन्गहर्स्ट, नेक्स्ट का नाम है रॉबर्ट सीवेल, नेक्स्ट का नाम है जेम्स वर्गीस। ये पूछ रहा है ये किससे एसोसिएटेड थे, इनका लिंक किस चीज से था। पहला ऑप्शन आपको कह रहा है आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन, जब आप आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन करते हो, कहीं पे खुदाई करते हो, उनसे रिलेशन था। नेक्स्ट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश प्रेस इन कॉलोनियल इंडिया, क्या इनका रिलेशन प्रेस से था। तीसरा आपको कह रहा है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चर्चेस इन प्रिंसली स्टेट, और फोर्थ वाला आपको कह रहा है रेलवे के एम्प्लॉयज थे ये। बट अब अगर मान लो पेपर मूड में आप बैठे हो, आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप स्किप नहीं कर सकते, तो मैं ये कहूँगा रेलवे वाला और चर्च वाला और प्रेस वाला तो आप इजीली एलिमिनेट कर लो, क्योंकि इसके बहुत सारे एम्प्लॉयज हो सकते हैं। बट मेन चीज़ जो ब्रिटिशर्स इंडिया में करती थी वो यही करती थी, आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन। इनफैक्ट यही वो टाइम है 1910 से लेके 1920 के बीच में, सॉरी 1900 से 1910 के बीच में, जब आपको पहली बार पता चला था कि इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स कुछ यहाँ पे, हड़प्पा, राखीगढ़ी, सब इसी टाइम पे डिस्कवर हुआ था 1900 से लेके 1920 के बीच में। इसी टाइम पे R.D. बैनर्जी, राखलदास बैनर्जी और आपके सहनी जी, दोनों मोहनजोदारो का भी डिस्कवरी हुआ था और हड़प्पा का भी इसी टाइम पे। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन, ये लोग इससे लिंक थे। ये अगेन टफ कैटेगरी का क्वेश्चन है, नहीं भी सॉल्व कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर ए हो जाएगा इसका। और ये क्वेश्चन उठाया गया था स्पेक्ट्रम से, सॉरी एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी के इंडियन हिस्ट्री के पार्ट 1 में ये चीज़ें दी है, बट क्योंकि कोई इतना नहीं पढ़ता तो एग्जाम मोड में आई गेस मोस्टली लोगों ने क्वेश्चन छोड़ दिया होगा। नाम देख लीजिए, अलेक्जेंडर री, ये सब किससे एसोसिएटेड, दिस वर एसोसिएटेड विद आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन। आगे सबके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो अलेक्जेंडर री थे ये साउथ ब्रिटिश इंडिया के पार्ट थे, और ये कहाँ पे इन्होंने डिस्कवरी की थी, हिलॉक्स ऑफ पल्लावरम इन तमिलनाडु। क्योंकि इन पे क्वेश्चन आ गया है तो इनके बारे में बस इतना पता होना चाहिए कि कहाँ से बिलोंग करते थे ये। एक है अल्बर्ट हेनरी लॉन्गहर्स्ट, ये जो है ये इंडिया में काम करते थे इनके साथ, और इन्होंने कहाँ काम किया था, हाँ ये सुपरिंटेंडेंट थे सदर्न सर्कल के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, और इन्होंने, हाँ इन्होंने भी आपके यहाँ पे काम किया। सेलोन, सेलोन को उस टाइम पे श्रीलंका कहा जाता था, वहाँ पे इन्होंने काम किया है। और नागार्जुना कोंडा केव्स में काम किया इन्होंने, और सिगरिया पोलोन, मतलब ये कुछ साइट्स है, ये अगेन साउथ इंडिया में, दोनों साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं। वहाँ पे उन्होंने ये काम किया, डिस्कवरी की, आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन। तो इतना डिटेल में नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। और ये फिर रॉबर्ट सीवेल के बारे में दिया है, ये भी चेक कर लीजिए, ये भी कहाँ पे थे, साउथ इंडिया में सर्विस कर रहे थे, मद्रास में। और लास्ट वाले जो आपके हैं, फोर्थ वाला नाम दिया कि हाँ ये इनके बारे में दिया है, कर्नल मैकेंजी और वॉल्टर एलियट। और दिया है कि वॉल्टर एलियट भी कहाँ काम करते थे, गुंटूर में कमिश्नर थे आंध्र प्रदेश के। बस, तो ये 4 लोग इससे कनेक्टेड थे। इतना ज़्यादा नहीं भी पता रहा तो चलेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन वंस इन अ ब्लू मून आता है। मतलब पहली बार ऐसा हुआ था कि यूपीएससी ने सीधा नाम दे दिए थे और पूछा था ये नाम किससे एसोसिएटेड है। आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी और ये तमिलनाडु टेक्स्ट बुक या फिर स्पेक्ट्रम, कहीं इतना डिटेल में ये सब नहीं दिया होता है। बट क्योंकि यूपीएससी ने पूछ लिया था इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हमको पता होना चाहिए कि ये लोग मोस्टली साउथ इंडिया से बिलोंग करते थे, कल को और डिटेल में जाना चाहे तो। अब ये वाला भी जो क्वेश्चन है ये एंशिएंट इंडिया का क्वेश्चन है, तो ये भी जब हम एंशिएंट करेंगे उस टाइम पे देख लेंगे। हाँ, अभी क्वेश्चन नंबर 88 है, 83, ये भी यूपीएससी ने पूछा था मॉडर्न हिस्ट्री से। और ये भी अगेन मान सकते मॉडरेट, मतलब इजी भी नहीं कहूँगा, टफ भी नहीं कहूँगा, मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन है ये, मॉडरेट कैटेगरी का क्वेश्चन था। पूछा था यूपीएससी ने, 2 स्टेटमेंट दे रखे थे। 7 अगस्त इज डिक्लेयर्ड एज नेशनल हैंडलूम डे। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, ये एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उन्होंने अपने ट्विटर पेज पे डाला था पहली बार। इसके पहले लोगों को पता भी नहीं था कि 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे कहा जाता है, बट मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने उनके ट्विटर पेज पे डाला था। वहाँ से यूपीएससी ने आई गेस उठाया होगा ये, क्योंकि ये ना किसी न्यूज़पेपर में था, ना प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जहाँ से हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं वहाँ भी नहीं था ये। तो कहाँ से यूपीएससी ने उठा पता नहीं, तो हाँ उनके वेबसाइट के हिसाब से बिल्कुल सही है, 7 अगस्त तो हम लोग नेशनल हैंडलूम डे कहते हैं। सेकंड ये कह रहा है कि इट वाज इन 1905, 1905 में जब स्वदेशी मूवमेंट हुआ था तो इसी दिन को लॉन्च हुआ था। एक्चुअली ये स्टेटमेंट भी सही है।
7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे डिक्लेयर करने के पीछे रीज़न ही ये था कि इस दिन हमारा स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। और इंडिया में क्योंकि हैंडलूम जो है वो इसी की देन है, मतलब इस टाइम पे कुछ इंडिजिनस इंडस्ट्रीज, लोकल इंडस्ट्री स्टार्ट हुए थे, जिसमें पहली बार हाथ से कपड़ा बनाने का काम भी स्टार्ट हुआ था। गांधी जी भी हैंडलूम पे बहुत काम करते थे, धोती वोती बनाना। तो पहला भी राइट है, सेकंड भी राइट है। ऑप्शन पढ़िए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट ए। बिल्कुल सही है, क्योंकि इस दिन स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। किस दिन? 7 अगस्त को। तो उसी दिन को हमने डिक्लेयर कर दिया नेशनल हैंडलूम डे। पहला स्टेटमेंट भी राइट है, सेकंड स्टेटमेंट भी राइट है, और स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रहा है। बिल्कुल सही बात है ये। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पे गिवन दिया है कि नेशनल हैंडलूम डे हम लोग हर साल 7 अगस्त को मनाते हैं, और 1905 में पहली बार ऑब्जर्व किया गया था, और 2015 में जब मोदी जी आए तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि आज के बाद जब भी 7 अगस्त होगा तो उस दिन हम लोग नेशनल हैंडलूम डे मनाएंगे। और ये भी यहाँ लिखा हुआ है कि 7 अगस्त को इस दिन स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। कहाँ पे? कैलकाटा टाउन हॉल में। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है 84, ये भी आपके मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, और ये भी आपसे किस पे पूछा गया है? नेशनल फ्लैग पे। मतलब कहने के लिए ये हम कह रहे हैं कि नेशनल फ्लैग डे या फिर हैंडलूम डे, ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन आप देखेंगे, हैंडलूम डे और ये फ्लैग डे, ये सब स्वदेशी से रिलेटेड है इसीलिए। तो आइए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के हिसाब से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कि इंडिया का जो तिरंगा होता है उसका स्टैंडर्ड साइज है 600 मिलीमीटर इंटू 400 मिलीमीटर। एक्चुअली ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, स्टैंडर्ड साइज ये नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि रेशियो जो होना चाहिए लेंथ और हाइट का, वो कितना होना चाहिए? 3:2। मतलब वो ऐसा कह रहा है, मान लीजिए आपका तिरंगा है, ये जो होना चाहिए 3 का रेशियो होना चाहिए और ये 2 का, ऐसा। और ये बिल्कुल सही बात है, झंडा हमारा ऐसा ही होता है। मतलब हाइट जो होती है झंडे की, विड्थ वो कम होती है और हाइट हमारी बड़ी होती है, ऐसा कहना है इसका। सॉरी, ये मैंने गलत बनाया एक्चुअली। ये कह रहा है आपका जो हाइट होना चाहिए, विड्थ ऑफ द लेंथ टू द हाइट। लेंथ होती है ये लंबाई और हाइट होती है आपकी ये, ऐसा, इस टाइप से। तो ये कह रहा है ये 3 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। बिल्कुल सही, आप झंडा देखेंगे तो ऐसा ही होता है, लंबाई में थोड़ा बड़ा होता है, चौड़ाई में ऐसा। तो आंसर हो जाएगा हमारा 3:2। ये बिल्कुल सही बात है। आप अगर देखेंगे तो क्योंकि मेरा पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपसे कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। बिल्कुल सही है, पहला भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा इसका डी। आप एक्सप्लेनेशन देखोगे तो आंसर इसका 4 है। और ये क्वेश्चन जो है ये अगेन करंट अफेयर से उठाया गया है, करंट अफेयर से, क्योंकि नेशनल फ्लैग कोड ऑफ इंडिया जो है 2002 बार बार न्यूज़ में था। उस दिन मैं आपसे कह रहा था ना कि ये डिस्कस होता है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। उस दिन मैंने कहा था कि ये सारी चीज़ें आपको करंट अफेयर्स में मिल जाएगी किसी भी साल के। जैसे आप द हिंदू में डालेंगे तो अभी चेक कर लेते हैं, नेशनल फ्लैग कोड 2000 नेशनल फ्लैग कोड 2002 द हिंदू। सी द हिंदू है, न्यूज़पेपर है जो यूपीएससी के स्टूडेंट पढ़ते हैं। इसमें क्लियर कट दिया हुआ है, आर्टिकल है, 2022 में आया था, 2023 में क्वेश्चन आ गया। आर्टिकल का डेट देखिए सबसे पहले, 9 जनवरी 2023। पेपर कब हुआ आपका? मई में। चेक कीजिए, द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 वाज अमेंडेड ऑन दिस डेट एज इट इज। न्यूज़पेपर में वर्ड आया था। तो यूपीएससी जो है वो द हिंदू को डायरेक्ट फॉलो करती है। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं सर न्यूज़पेपर पढ़ने का कोई रोल है कि नहीं, या इंपॉर्टेंट है कि नहीं। आप यहीं पे चेक कर लीजिए, ये जो आर्टिकल है 13 अगस्त 2002 को भी एक आर्टिकल है, यहाँ क्लियर कट लिखा है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 वाज अमेंडेड ऑन जुलाई 19, 2022। न्यूज़ में क्यों आया था? क्योंकि जो तिरंगा हम लोग लहराते हैं उसके रूल्स चेंज कर दिए थे कि आप सूर्यास्त के बाद भी लहरा सकते हैं, ऐसे कुछ कुछ चेंजेस आए थे इसमें, उसको लेके। आप ये भी चेक कर सकते हैं, 14 जुलाई 2022 को भी आया था, व्हाट इज द फ्लैग कोड एंड हाउ हैज इट बीन अमेंडेड। 31 मई 2022 को भी आया था नेशनल फ्लैग और फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2022। मतलब एक साल पहले 2023 को मई को एग्जाम होने वाला था, मई से लेके अगले साल के मई तक कम से कम 8 से 9 बार ये टर्म न्यूज़पेपर में आया था। तो ये हैरानी की बात नहीं, यूपीएससी ने क्वेश्चन क्यों पूछा है, चेक कर लीजिए। हम लोग 2023 का पेपर कर रहे हैं,
और यूपीएससी ने डायरेक्टली पूछ लिया था नेशनल फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। तो कोई भी चीज़, अभी तो मैंने आपको एक एग्जांपल लिखा है, इसके बाद मैं जब एनवायरनमेंट का ये लूंगा, डिस्कशन लूंगा, उसमें भी मैं आपको शो करूंगा कि एज इट इज़, मतलब आप डालेंगे तो आपको दिख जाएगा द हिंदू में आया था वो, इसलिए यूपीएससी ने पूछ लिया। लोग ऐसा सोचते हैं कि सर ये हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है तो यूपीएससी ने पूछा कहाँ, बट लोग ये नहीं देखते कि करंट अफेयर्स में बार बार ये टर्म आ रही थी। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए अगर कोई स्वतंत्र सेनानी है जिनके बारे में बार बार 5-6 बार न्यूज़पेपर में आ गया है, तो गारंटीड एक क्वेश्चन होगा उनके बारे में, और लोग फिर ऐसा सोचेंगे कि ये तो स्पेक्ट्रम में नहीं दिया, एनसीईआरटी में नहीं दिया, बट यूपीएससी यहाँ से डायरेक्ट उठाती है। तो बात करते हैं फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 की। इसमें ऐसा कहा गया कि नेशनल फ्लैग जो होगा आपका वो 3 रंग से बना होगा और 3 रेक्टेंगुलर पैनल्स होंगे। रेक्टेंगुलर पैनल्स मतलब ऐसा कुछ एक कलर, दूसरा ऐसा और तीसरा आपका ऐसा, ऐसा कुछ वो कह रहा है, और सब पैनल्स ऑफ इक्वल विड्थ, और इनकी जो विड्थ होनी चाहिए वो भी इक्वल होनी चाहिए ऐसा। द कलर ऑफ द टॉप पैनल शुड बी इंडियन सैफरन, ये तो सबको पता है 3 कलर होते हैं, 24 इक्वल स्पेस अशोक चक्र बना होता है इसमें। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये होना चाहिए कि नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया जो है ये हाथ से बना होना चाहिए, हैंड स्पन होना चाहिए, फिर हैंड वोवन होना चाहिए, किससे, वुल से, कॉटन से या सिल्क या फिर खादी, किसी से भी बन सकता है, बट कंडीशन ये कि हैंड स्पन और हैंड वोवन होना चाहिए। नेक्स्ट आप रेशियो देख लीजिए, इट शैल बी रेक्टेंगुलर, लेंथ और विड्थ का रेशियो जो होना चाहिए वो 3:2 का होना चाहिए, मतलब जैसा रेक्टेंगल बनना चाहिए आपका। ये जो लंबाई है ये 3 होनी चाहिए और ये 2 होनी चाहिए, ये हो जाए आपका तिरंगा। तो ये नेशनल फ्लैग कोड में दिया हुआ था, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। आई गेस हमारा 2023 भी खत्म हो गया है। अब हम एंशिएंट इंडिया और मिडाइवल इंडिया स्टार्ट करते हैं। 4 क्वेश्चन ही थे इसमें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था 23 वाला।